दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। मेरा प्यार तू, मेरी नफरत भी तू, भाग 16। पंकज जी बच्चों के जैसा मुंह बनाकर विधि से बोलते हैं, देखो तुम्हारी दादी माँ मुझे हमेशा ऐसे ही डांटते रहते हैं, मेरी तो इनको फिक्र ही नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं, या भी नहीं सोचती हैं कि बच्चों के सामने कम से कम ना डांटा करें। विधि अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है, कोई बात नहीं दादाजी, अब मैं आ गई हूँ ना, आपको कोई नहीं डांटेगा, मैं आपके साइड हूँ। रुक्मणी जी, यह लो तुम भी आ गए उनकी बातों में, यह एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। पंकज जी रुक्मणी जी की बातें सुनकर मुंह बनाकर जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। उनको ऐसी हरकतें करता हुआ देख विधि को और ज़्यादा अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। विधि को ऐसे खुलकर हंसता हुआ देखकर सबके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। आनंद जी थोड़ा आगे जाकर बोलते हैं, तुम हंसते हुए बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती हो, वह भी ऐसी ही लगती थी जब हंसती थी। तो उनकी बातें सुनकर वो एकदम से हंसना बंद कर देती है और सीरियस होकर उनके चेहरे की तरफ देखने लगती है। सुप्रिया जी जो विधि के चेहरे के बिगड़ते हुए एक्सप्रेशन को देखती हैं, तो वह बात को संभालते हुए बोलती हैं, विधि बेटा चलो मैं तुमको रूम दिखाती हूँ जिसमें तुम्हारी माँ की हर चीज़ रखी हुई है। आनंद जी ने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है उनकी हर एक चीज़ को। विधि सुप्रिया जी के साथ ऊपर चली जाती है। सुप्रिया जी आनंद जी के रूम के बाहर आकर रुक जाती हैं और विधि को अंदर जाने का इशारा करती हैं। विधि सुप्रिया जी की तरफ देखने लगती है जैसे कि पूछ रही हो कि आप मेरे साथ अंदर नहीं आएंगी। सुप्रिया जी भी विधि की आंखों को मानो पढ़ लेती हैं और बोलती हैं, नहीं बच्चा, मैं आज आप दोनों माँ बेटी के बीच नहीं आना चाहती, आप जाके मिलो अपनी माँ से। विधि सुप्रिया जी को स्माइल पास करके अंदर चली जाती है। विधि जैसे ही रूम के अंदर जाती है तो देखती है उस रूम का डेकोरेशन वैसे ही किया गया होता है जैसे उसकी माँ को पसंद होता है, और यहाँ तक कि उस रूम के पर्दे और बेडशीट भी उन्हीं के पसंद की होती हैं, और उस कमरे में उसकी माँ की बहुत सारी तस्वीर लगी होती हैं जिसमें वह आनंद जी के साथ होती हैं और उनके चेहरे पर कभी ना खत्म होने वाली खुशी दिखाई दे रही होती है। विधि उनके फ़ोटो को देखकर इमोशनल हो जाती है और एक बड़े से फ़ोटो के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, पता है माँ, मुझे लगा था ना आपकी किस्मत मेरी किस्मत की तरह प्यार के मामले में ख़राब है। मैं तो हमेशा ही सोचती थी जैसे रुद्र ने मुझे यूज करके छोड़ दिया, इसी तरह किसी ने आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं गलत थी। पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, वह आपकी हर एक चीज़ों को संभाल के रखे हैं। इस कमरे में आपकी हर एक याद मौजूद है। मुझे यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो कोई तो है जो मेरे बाद भी मेरी माँ को इतना प्यार करता है जितना मैं करती हूँ। इतना सब बोलते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फिर रोते हुए कहती है, मम्मा मुझे ना आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, मेरी लाइफ बहुत उलझ गई है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। आज आप होती तो शेयर कर सकती थी ना। सच में मम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी लाइफ मुझे कहाँ लेकर जा रही है, मुझे क्या करना चाहिए। तभी पीछे से उसके कंधों पर कोई हाथ रखता है। विधि जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछकर पीछे मुड़कर देखती है तो आनंद जी खड़े होते हैं। आनंद जी, क्या समझ नहीं आ रहा है, मुझे बता सकती हो, माँ बन के ना सही बट बाप बन के तो समझ ही सकता हूँ ना। विधि बात को बदलते हुए बोलती है, अरे कुछ नहीं, मैं पूछी थी यह सब फोटो कब की हैं। एक एक करके बताने लगते हैं। आनंद जी, तुम्हारी माँ को कॉटन कैंडी बहुत ज़्यादा पसंद था, उसे देखकर बच्चों की तरह खुश हो जाती थी और उछलने लगती थी। हम जब बीच पर जाते थे ना तो वहाँ पर उसे कॉटन कैंडी ही खानी होती थी। विधि अचानक से आनंद जी के पीछे से गले लग जाती है और कहती है, मुझे भी पापा कॉटन कैंडी बहुत पसंद है, कभी हम दोनों भी इस बेस आएंगे ना तो कॉटन कैंडी साथ में बैठ के खाएंगे। आनंद जी भी उसको वैसे ही गले लगाए हुए बोलते हैं, तो बताना तुम्हें कब चलना है, मैं वहाँ पर बहुत सारे पैसे लेकर चलूँगा और अपनी गुड़िया को बहुत सारे कॉटन कैंडी भी दिलाऊँगा। विधि, वह तो मुझे देखना पड़ेगा, अपना शेड्यूल भी एक बार चेक करना पड़ेगा कि किस दिन फ्री हूँ, तब चला जाएगा ना। आनंद जी, हाँ मैं तो भूल ही गया था, मेरी गुड़िया तो बहुत बड़ी हो गई है और इतनी बड़ी कंपनी की मालिक भी हो गई है, तो उसके पास टाइम कहाँ से होगा अपने बूढ़े बाप के साथ घूमने का। विधि उनसे थोड़ा सा दूर होकर बोलती है, खबरदार, जो आपने अपने आप को बूढ़ा कहा तो अभी आपको तो मुझे अपनी पीठ पर चढ़ाकर घुमाना भी है, क्योंकि मुझे भी अपने पापा के पीठ पर चढ़कर घूमना है जैसे सारे बच्चे घूमा करते थे। आनंद जी को विधि में आज एक छोटी बच्ची नजर आ रही थी जिसे वह हमेशा से देखना चाहते थे विधि के अंदर। आनंद जी, बिल्कुल मैं अपनी गुड़िया को घुमाऊंगा, अभी बोलो तो मैं अभी अपनी पीठ पर बिठाकर नीचे लेकर चलता हूँ। विधि उनका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अरे मिस्टर मित्तल, आपके बाजू में इतनी भी ताकत नहीं है कि आप मुझे लेकर सीढ़ियाँ उतर सकें। आनंद जी,
क्यों आजमाना चाहती है अपने पापा को? चलो देखते हैं कौन हारता है। विधि, चलो फिर देखते हैं पापा। यह बोलकर वह उनकी पीठ पर चढ़ जाती है। आनंद जी भी उसको अपनी पीठ पर बिठाकर नीचे लेकर चले जाते हैं। उनकी पीठ पर विधि को बैठा हुआ देखकर सबकी नज़रें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। बचपन एकेडमी। शिवी रोज की तरह लंच टाइम आज भी रुद्र से मिलने प्रिंसिपल के केबिन में गई होती है। शिवा इस बात को काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा होता है कि शिवी हर रोज़ 1.5 घंटे के लिए कहीं चली जाती है। आज वह उसका पीछा करने की सोचता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। शिवी प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है पहले, फिर वहाँ से निकल के पीछे गार्डन में चली जाती है। शिवाय भी उसी के पीछे उस गार्डन में पहुंच जाता है और जैसे ही वह अपने सामने रुद्र और शिवी को देखता है, शिवाय उन दोनों को देखकर 1 मिनट के लिए अपने ही जगह पर जम जाता है, क्योंकि शिवाय रुद्र को देखते ही पहचान जाता है कि वह कौन है, क्योंकि वह एक बार विधि के हाथों में रुद्र की फ़ोटो देखी होती है, जिसे पकड़कर विधि बोल रही होती है, तुम्हें पता है तुम्हारे 2 बच्चे हैं और तुम पापा बन गए हो। ऐसे ही कई बार वह विधि को रुद्र का फ़ोटो लेकर रोते हुए देखा था। कई बार रोते रोते जमीन पर ही सो जाती थी। तब शिवाय विधि के पास बैठकर उसके हाथों से फ़ोटो लेकर उसे देखा था। तब से ही शिवाय रुद्र से नफरत करने लगा था और उसको यूँ आज अचानक से अपने सामने देखकर उसे समझ में नहीं आता वह क्या करे। फिर कुछ सोचकर उन दोनों से थोड़ी दूर पर एक मंच पर जाकर बैठ जाता है और उन दोनों को ध्यान से देखने लगता है। शिवी रुद्र के साथ बहुत मज़े से खेल रही होती है, कभी उसके पीछे पड़ जाती है तो कभी रुद्र को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने को बोलती है और रुद्र उसकी हर बात को मानता है और उसको अपनी हाथों से लंच भी कराता है। शिवाय को उन दोनों को इतने पास देखकर जेलसी फील होती है। वह भी चाहता है कि वह भी जाकर रुद्र की गोद में बैठ जाए, लेकिन अपने ईगो के चलते वह अपनी नज़र उसके ऊपर से हटा लेता है। रुद्र ने शिवाय को तभी देख लिया था जब वह उन दोनों का पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी वह उसे जानबूझकर इग्नोर करता है ताकि शिवाय खुद उसके पास चलकर आए। रुद्र काफ़ी देर तक शिवाय की दिशा में देखता रहता है। जब उसे फील होता है कि उसका बेटा उसकी तरफ आना तो दूर की बात है, देख भी नहीं रहा है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। फिर उधर अपने मन में बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मैं ही पहला कदम उसकी तरफ बढ़ाता हूँ, मुझसे ज़्यादा ही गुस्सा है वह सोचता हुआ शिवाय की तरफ जाने लगता है। वहीं शिवाय जब देखता है रुद्र उसी की तरफ आ रहा है तो वह बुक उठाकर अपने चेहरे को ढक लेता है और बुक पढ़ने का नाटक करने लगता है। रुद्र अपने हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बड़े ही ध्यान से देखने लग जाता है। रुद्र शिवाय के पास बैठकर कहता है, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, एक बार हम मिल चुके हैं, तुम वही हो ना जो उस दिन उस लड़के को बचा रहे थे। रुद्र शिवाय से बात करने की शुरुआत करता है। तब तक शिवी भी उन दोनों के पास आ गई होती है और अपने सामने शिवाय को देखकर एकदम से डर जाती है और अपने मन में बोलती है, हे भगवान, भाई को पता चल गया, वह जाकर मम्मा को बता देंगे और अगर ऐसा हुआ तो मम्मा मुझे दोबारा से कभी भी पापा से मिलने नहीं देंगी। कुछ सोच शिवी, कुछ सोच, नहीं तो पक्का आज तू डांट खाने वाली है। तभी शिवी को रुद्र की बातें याद आती हैं जो शिवाय से किसी लड़के को बचाने के बाद भी पूछ रहा होता है। शिवी शिवाय को मस्का लगाने के लिए रुद्र से बोलती है, मेरा भाई है ही सुपर स्ट्रांग, वह हमेशा सबकी हेल्प करता है। शिवी की बातें सुनकर शिवाय उसको घूर कर देखने लगता है, जिससे शिवी डर जाती है और बात को बदलते हुए बोलती है, वैसे किस लड़के को बचाया था भाई ने और कब बचाया था? रुद्र रोज की तरह आज भी शिवी से मिलने के लिए स्कूल आया होता है। तभी देखता है एक कोने में से कुछ बच्चों की झगड़ने की आवाज़ आ रही है। रुद्र बिना वक्त गवाए उसी साइड में चला जाता है जिस साइड से आवाज़ आ रही होती है। वहां जाकर देखता है तो कुछ बच्चे एक बच्चे को बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। रुद्र जैसे ही उन बच्चों से उस लड़के को बचाने के लिए आगे जाने की सोचता है, तभी देखता है वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है और उन सारे लड़कों को एक एक गुस्सा मार के साइड कर देता है और जिस लड़के को मार रहे होते हैं उसे उठाकर अपने सामने खड़ा करता है और बोलता है, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म है, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे कायर लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो किसी से भी मार खाते रहें। आकाश शिवाय के पैर पकड़ के बोलता है, प्लीज़ यार, तुम मुझे छोड़ के ऐसे मत जा, तू ही तो बस मेरा दोस्त है इस स्कूल में, बाकी मुझे कोई लाइक नहीं करता है, अब तू भी मुझसे दोस्ती खत्म कर रहा। आकाश की बातें सुनकर शिवाय उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, आकाश, यह दुनिया सिर्फ ताकतवर की होती है, तुम जैसे कमज़ोर की नहीं।
अगर तुम्हें जीना है तो लड़ना भी सीखना होगा, नहीं तो तुम्हें कोई कहीं पर भी एक दिन मारकर ऐसे ही फेंक कर चला जाएगा। और सिवाय वहाँ से मुड़कर जैसे ही जाने लगता है तभी उसकी आंखें 1 मिनट के लिए रुद्र की आंखों से जा मिलती हैं, लेकिन सिवाय रुद्र को पूरी तरह से इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। शिवी, वाओ, मेरा भाई तो सच में सुपर हीरो है, लव यू ब्रो, और जाकर सिवाय के गले लग जाती है और सिवाय के कभी चिन पर तो कभी उसके माथे पर किस करने लगती है। सिवाय अपनी रूढ़ वॉइस में बोलता है, शिवी मुझे परेशान करना बंद करे, क्योंकि तेरा कोई भी तरीका आज मुझे मम्मी से तेरी कंप्लेंट करने से नहीं रोक सकता है। शिवी पप्पी सा फेस बनाकर बोलती है, प्लीज़ भाई, हो ना आप मेरे, और आप मेरी जैसी मासूम लड़की को डांट सुनाना चाहते हो। अगर आपने मम्मा से मेरी कंप्लेंट करोगे तो वह मुझे डांटेंगी, और वह डांटेंगी तो मैं रोने लगूंगी, और जब मैं रोऊंगी ना तो मेरी आंखों में स्वेलिंग आ जाएगी और मैं बदसूरत दिखने लग जाऊंगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई मेरे से शादी भी नहीं करेगा। आप ऐसा चाहते हो जिंदगी भर आपकी बहन की शादी ना हो और कोई उसे लाइक ना करे। सिवाय जहाँ शिवी की बातें सुनकर स्पीचलेस था, वहीं रुद्र और मोहित शिवी को अपनी आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। रुद्र अपने मन में, इसके अंदर यह टैलेंट कहाँ से आया है? जहाँ तक मैं जानता हूँ विधि भी इतने ड्रामे नहीं करती है। वहीं मोहित के दिमाग में, अरे वाह, यह छोटी मैम तो कुछ ज़्यादा ही ड्रामेबाज निकली। मुझे तो पूरा 100 में 100% शक है। यह टैलेंट उस नकचढ़ी चिपकू गुम्म के अंदर से आया होगा। उनके साथ रह रहकर छोटी मैम भी उसकी तरह बनती जा रही हैं। मुझे जल्दी से जल्दी विधि मैडम से बात करना पड़ेगा कि छोटी मैडम को उस चिपकू गम से दूर रखें। नहीं कहीं ऐसा ना हो पूरी की पूरी अपनी तरह बना दे मेरी छोटी मैडम को। वैसे भी उस छिपकली ने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। अब तो मैं अपनी पत्नी को मुँह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। जब भी मैं अपने फर्स्ट किस के बारे में सोचता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर फर्स्ट किस भी अगर किसी को चुराना ही था तो भगवान जी आप कोई अच्छी सी हूर की परी भेज दिए होते। वह चिपकू गम ही मिली थी आपको मेरे पास भेजने के लिए। शिवी की रोने की आवाज़ सुनकर रुद्र और मोहित दोनों अपने होश में वापस आते हैं। रुद्र जैसे अपने सामने का नज़ारा देखता है वह एकदम से हैरान और परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता वह करे तो क्या करे, क्योंकि शिवी वहीं नीचे ज़मीन पर बैठकर दोनों पैर पटक के रोए जा रही थी और सिवाय उसको मनाने की कोशिश कर रहा था। सिवाय प्लीज़ शिवी अब तो रोना बंद कर, क्योंकि तेरे रोने का आवाज़ सुन के मुझे गुस्सा आ रहा है। शिवी नहीं, पहले आप प्रॉमिस करो आप मम्मा को कुछ नहीं बताओगे, तब जाकर मैं रोना बंद करूँगी। नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो मुझे रोते हुए, क्योंकि मुझे तो पता ही है आप मुझसे प्यार तो करते नहीं। सिवाय अपना माथा पकड़ के शिवी के सामने बैठ जाकर बोलता है, ठीक है मेरी माँ, कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन तुझे भी मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा दोबारा से इस इंसान से कभी नहीं मिलेगी। सिवाय की बातें सुनकर शिवी और जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, ठीक है भाई, आप मम्मा को जाकर बता दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी, मुझे मारेंगी ना, मैं खा लूँगी उनकी मार चुपचाप से। मैं पापा के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। शिवी की बातें सुनकर जहाँ रुद्र की आंखें खुशी के मारे चमक उठती हैं, वहीं सिवाय का पूरा चेहरा काला पड़ जाता है गुस्से की वजह से। शिवी रोते हुए सिवाय के चेहरे की तरफ देखती है। जब देखती है सिवाय को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो शिवी ड्रामे को आगे बढ़ाते हुए कहती है, कोई बात नहीं भाई, मैं समझ सकती हूँ आप मेरी बात नहीं मानोगे। आखिरकार आप तो मेरे भाई ही हो ना, इतना तो मैं आपके लिए कह सकती हूँ। थोड़ा सा मार ही खाना है ना, खा लूँगी। यह सब बोलते हुए वो रुद्र की तरफ देखकर अपना एक आंख मार देती है, जिससे रुद्र समझ जाता है कि वह सिर्फ सिवाय को मनाने की कोशिश कर रही है। रुद्र को यह जानकर ज़्यादा खुशी होती है कि शिवी उसके साथ रहने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। सिवाय शिवी के ड्रामे से इरिटेट होकर बोलता है, ठीक है मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, अब रोना बंद कर और उठकर खड़ी हो जा। इतना सुनते ही शिवी तुरंत अपनी जगह से खड़ी होकर सिवाय के गले लग जाती है और कहती है, क्या भाई आप पहले ही मेरी बात मान जाते तो मुझे खामखा इतनी देर तक नीचे ज़मीन पर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो नीचे बैठने से मेरी ड्रेस भी गंदी हो गई है। तभी रुद्र उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है और सिवाय की तरफ देखकर बोलता है, तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? सिवाय उसे बिना देखे कहता है, मैं किसी को इतनी आसानी से नहीं भूलता मिस्टर राठौर। रुद्र उसके मुंह से अपने लिए मिस्टर राठौर सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो सोचता है, मैं सिवाय के लिए अभी भी अनजान ही हूँ, तो वो कैसे उसे एक्सेप्ट कर सकता है। वो मुझे डैड बोले पर वो मुझे अंकल भी तो बोल सकता है। रुद्र सिवाय से कहता है, ये मिस्टर राठौर कुछ अजीब नहीं लग रहा? पापा ना सही बट तुम मुझे अंकल भी तो बुला सकते हो। सिवाय वैसे ही शिवी के डर से दूध साफ करते हुए कहता है,
सॉरी, पर मैं स्ट्रेंजर से ऐसे ही बात करता हूँ। आपको नहीं पसंद तो आप मुझसे बात मत करिए। मोहित इन दोनों बाप बेटे की बातें सुनकर अपने मन में कहता है, इसने सिर्फ शक्ल ही नहीं, एटीट्यूड भी बाप से ही चुराया है। रुद्र, ठीक है बेटा, फिर तुमसे भी वैसे ही डील करना पड़ेगा। रुद्र फिर शिवाय को उठाता है और अपनी गोद में जबरदस्ती बैठा लेता है। शिवाय उसे छूटने की कोशिश करते हुए कहता है, छोड़िए मुझे मिस्टर राठौर, और रुद्र को घूरने लगता है। रुद्र शिवाय को अपनी गोदी में मजबूती से पकड़कर कहता है, पहले तो तुम मुझे ये मिस्टर राठौर कहना बंद करो। फिर रुद्र कहता है, मुझे प्यार से एक हक और किस चाहिए, जैसे शिवी देती है। शिवाय उसे छूटते हुए कहता है, नहीं, मैं आपको हक नहीं करूँगा, नहीं किस करूँगा। मैंने कहा ना, मैं अजनबी से बात भी नहीं करता, छोड़िए मुझे। रुद्र उसे और मजबूती से पकड़े हुए कहता है, तो फिर तुम खुद को छुड़ा लो, क्योंकि मैं तुम्हें बिना मेरी बात माने छोड़ने वाला नहीं। शिवी, यस पापा, आप भाई को छोड़ना मत जब तक वो आपकी बातें नहीं मान जाता है, क्योंकि यह भी मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं। आज आप मेरे सारे बदले ले लो भाई से। शिवाय, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले मिस्टर राठौर को देख लूँ। शिवाय की बातें सुनकर शिवी कहती है, पहले आप उनकी पकड़ से छूट तो जाओ, फिर मुझे देखना। उसके बाद शिवाय खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर रुद्र से खुद को छुड़ा नहीं पाता। रुद्र के सामने शिवाय था तो एक छोटा सा बच्चा ही, उसकी ताकत में बहुत अंतर था। हार मानने के बाद शिवाय कहता है, ठीक है, पर आपकी बात मानने के बाद आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा। रुद्र पहले तो उसका मासूम और परेशान चेहरा देखकर मुस्कुराता है, फिर रुद्र अपना सर हाँ में हिला के कहता है, ओके डन। शिवाय रुद्र के गले लगता है। शिवाय के गले लगते ही रुद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुद्र अपनी आंखें बंद कर शिवाय को कसकर अपने सीने से लगा लेता है। अब उसे बाप होने का एहसास था। वो सोचा करता था, अपने बच्चे को सीने से लगाना कितना प्यारा एहसास होगा, पर आज जाकर उसे यह एहसास हकीकत में महसूस हुआ है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने सारे जहाँ की खुशियाँ अपनी बाहों में भर ली है। रुद्र उस एहसास से बाहर ही नहीं आना चाहता था। वो वैसे ही शिवाय को गले लगाकर उस एहसास को और जीना चाहता था। वहीं शिवाय भी पहली बार अपने डैड के गले लगा था। शिवाय का मन कर रहा था वो उससे बहुत सारी शिकायत करे, उससे झगड़ा करे, क्यों वो उसकी शिवी और उसकी मम्मा से इतने साल मिलने नहीं आया, क्यों उसने उन तीनों को अकेला छोड़ दिया, क्यों उसने अपनी मम्मा को इतना रुलाया। वो उससे बहुत गुस्सा है, यहाँ तक कि वो उसे बात भी नहीं करना चाहता, पर शिवाय चाहकर भी रुद्र से कुछ नहीं कह पाता है। रुद्र ने शिवाय को बहुत कसकर गले लगाया था। शिवाय धीमी आवाज़ में कहता है, अब मुझे आपने गले लगा लिया, अब आप छोड़िए मुझे, आपने बहुत कसकर हक किया है। रुद्र शिवाय की बात सुन के उसे छोड़ता है, पर मेरी किस तो अभी बाकी है। शिवाय जल्दी से उसे किस करके उससे अलग होता है। शिवाय रुद्र से रूडली कहता है, अब आपकी बात मान ली, छोड़िए मुझे और नीचे उतारिए। रुद्र का उसका इस तरीके से उससे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। रुद्र शिवाय की बात से बहुत हर्ट महसूस करता है, फिर भी रुद्र शिवाय को प्यार से कहता है, मैंने आपको हर्ट तो नहीं किया ना। शिवाय देखता है रुद्र उसके रूडली बात करने के बाद भी उससे प्यार से बात कर रहा है। शिवाय को थोड़ा गिल्टी फील होता है। तब शिवाय उसे धीमी आवाज़ में कहता है, इट्स ओके, आई एम फाइन, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। फिर शिवाय शिवी का हाथ पकड़ के वहाँ से जैसे ही जाने को होता है, तभी रुद्र आके आकर शिवाय का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम एक बार अपने डैड को माफ़ नहीं कर सकते हो। शिवाय रुद्र की तरफ को घूमकर कहता है, सॉरी, बट मैं उस इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकता जिसकी वजह से मेरी मम्मा की आंखों में आंसू आए हों। मेरे लिए वह हर एक इंसान दुश्मन है जिसकी वजह से मेरी मम्मा हर्ट हुई हों। शिवाय की बातें सुनकर रुद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू बहते हुए उसके गाल पर गिरने लगते हैं। वहीं जब यह सीन मोहित देखता है तो उसको विश्वास ही नहीं होता है कि द ग्रेट रुद्र सिंह राठौर आज एक बच्चे के सामने रो रहा है। वहीं अपने प्यार के लिए रुद्र को रोता हुआ देखकर शिवी उसके पास आकर उसके गले लग जाती है और कहती है, पापा आप टेंशन मत लो, हम हैं ना, हम मम्मा को मना लेंगे ताकि वह आपको जल्दी से माफ़ कर सकें। और आप भाई की बातों को दिल पर मत लो, वह थोड़े से बुद्धू हैं, उनको बात करना नहीं आता है किसी से। वहीं शिवाय को भी उसके डैड रोते हुए अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। उसने सुना था मैं नहीं रोते, पर उसके डैड उसके और उसकी मम्मा के लिए रो रही हैं। इसका मतलब वो सच में उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। शिवाय को वो वक्त याद आता है जब वो टीवी देख रहा था जिसमें एक आदमी रो रहा था। तब शिवाय कहता है, सुपरमैन ये हीरो कितना कमज़ोर है जो उन गुंडों से हीरोइन की जान बचाने के लिए रो रहा है। मैं नहीं रोता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो उन गुंडों को अपनी फाइटिंग स्किल से यूँ हरा देता। तभी विधि कहती है, नहीं बेटा, वह सुपर हीरो कमज़ोर नहीं है,
जब हम किसी को बचाने के लिए रोते हैं, इसका मतलब हम उससे बहुत प्यार करते हैं और हम उन्हें कुछ होने नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम खुश नहीं रह सकते। शिवाय अपने मन में कहता है, इसका मतलब डैड सच में मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। तभी एक बार फिर से रुद्र कहता है, आप अपने डैडी को एक बार माफ़ नहीं कर सकते हो। शिवी ने भी मुझे एक मौका दिया कि आप अपने डैड को एक मौका नहीं दे सकते हो। शिवाय, ठीक है, मैं भी आपको एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरी मम्मा को नहीं रुलाओगे, और अगर मेरी मम्मा ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो भी आप उन पर कोई दबाव नहीं डालोगे और आप उसी दिन उनकी लाइफ से दूर चले जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। रुद्र, आई प्रॉमिस, अगर तुम्हारी मम्मी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं हमेशा दूर से तुम सबको देख लूँगा, तुम सबकी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश कभी नहीं करूँगा। सिवाय फिर अपना प्रॉमिस हमेशा याद रखिएगा आप। और वहाँ से शिवी के साथ चला जाता है। विधि दोपहर को ही ऑफिस से घर वापस आ जाती है और वह सीधा घर आकर बच्चों के बेडरूम में चली जाती है। निशा भी विधि के पीछे ही उस रूम में आ जाती है। निशा, क्या हुआ दी, आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी घर चले आए और मुझे काम ही नहीं बता रहे हो? विधि, अरे कोई काम नहीं है, बस मैंने आज सोचा क्यों ना अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए और उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करूं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उनके साथ मस्ती किए हुए। निशा भी विधि के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ दी, आप ना बस जब देखो काम ही काम करते रहते हो और आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो। काफ़ी टाइम से मैं इस बात को नोटिस कर रही हूँ विधि। हाँ, यहाँ पर आने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई हूँ, पर क्या करूँ, जो भी कर रही हूँ उनके लिए ही तो कर रही हूँ। निशा, यह बात तो आपने बिल्कुल सही की है, और जो भी आप बच्चों के लिए सिंगल मॉम होकर कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि कोई बाप अपने बच्चे को इतना प्यार कर पाता। पता है, अगर मुझे मदर इन द वर्ल्ड का खिताब किसी को देना होता तो मैं आपको ही देती, क्योंकि आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो। मुझे प्राउड फील होता है आपके ऊपर, अकेली होकर भी आपने इतना कुछ बनाया है। आई एम प्राउड ऑफ माई सिस। विधि, अगर तुम्हारा मस्का लगाना बंद हो गया हो तो क्या अब तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हो इन दोनों का रूम सही करने में? निशा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, चलो फिर फटाफट हो जाएगा। फिर दोनों रूम को सही करने लगती हैं। तभी रूम साफ करते टाइम निशा की नज़र एक पेपर पर जाती है, जिसे उठाकर वह पढ़ने लगती है। पूरी पढ़ने के बाद वह विधि को आवाज़ लगाते हुए बोलती है, दीदी इधर सुनो। विधि, अब क्या है, जल्दी बोल, मुझे फटाफट काम करके उन दोनों के आने से पहले कुछ बनाना भी है। निशा, दीदी आप सच में पागल हो, आपको पता भी है कि आज क्या है? विधि, हाँ मेरी माँ, मुझे पता है आज फ्राइडे है। निशा, अरे नहीं दी, आप इतनी बड़ी भुलक्कड़ हो या फिर आपको पता ही नहीं है? विधि, तू पहले साफ साफ बताएगी तब तो बता पाऊंगी क्या पता है और क्या पता नहीं है। फालतू में दिमाग खराब कर रही है। निशा उस कार्ड को लेकर आगे आती है और विधि के हाथों में रखकर कहती है, आप फटाफट रेडी होकर स्कूल जाओ, क्योंकि उन दोनों को आज पेरेंट्स मीटिंग डे है और अगर आप नहीं गए ना तो उन दोनों की बहुत इंसल्ट होगी स्कूल में कि दोनों पेरेंट्स में से कोई भी नहीं आया। विधि, पर उन दोनों ने मुझसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की और ना ही उन्होंने मुझे कोई कार्ड दिया है। निशा, जरूर यह काम आपके उस समझदार बेटे का होगा, क्योंकि वह आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं देखना चाहता है। हो सकता है उसे लगा होगा शायद आप काम में ज़्यादा बिजी हैं और इसके चलते वह आपको कुछ ना बताया हो। विधि, मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए टाइम तो निकाल ही लेती ना, उन दोनों को एक बार बताना तो चाहिए था ना। ठीक है, तू एक काम कर, रूम को सही कर, मैं जाकर उन दोनों को स्कूल में सरप्राइज देती हूँ। निशा, ओके, आप जाओ, मैं यहाँ का देख लूँगी। विधि, ओके थैंक यू, और वहाँ से स्कूल के लिए तुरंत निकल जाती है। आधे घंटे बाद विधि शिवाय और शिवी के स्कूल के सामने खड़ी होती है। फिर वह वहाँ से तुरंत मीटिंग हॉल की तरफ चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो सारे पेरेंट्स चले गए होते हैं, एक दो बच्चों के पेरेंट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। यह देखकर विधि को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। विधि अपने मन में कहती है, सच में मैं एक बिजी माँ बन गई हूँ क्या? यहाँ पर आकर इतना बिजी कैसे हो सकती हूँ कि अपने ही बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। उन दोनों को कितना शर्मिंदगी महसूस करना पड़ा होगा सबके सामने, वह भी सिर्फ मेरी वजह से। यह सब सोचते हुए वह वहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस में चली जाती है। विधि केबिन के सामने खड़ी होकर एक बार गेट पर नॉक करती है, फिर ऑफिस के अंदर चली जाती है। प्रिंसिपल सर विधि को अपने सामने देखकर तुरंत अपनी सीट से खड़े होकर बोलते हैं, अरे आइए आइए मिसेज राठौर, आप यहाँ पर आने की कष्ट क्यों की? अगर आपको कोई काम होता तो आप हमें बता देती। विधि प्रिंसिपल सर की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हुए बस उनकी लास्ट की बातें सुनती है और उसको सुनकर ऐसा लगता है
कि प्रिंसिपल सर उसको आज पेरेंट्स मीटिंग अटेंड ना करने के लिए और टाइम पर ना आने की वजह से टोन मार रही हैं। फिर विधि अपना सर नीचे झुकाकर कहती है, आई एम सॉरी प्रिंसिपल सर, बस मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी इसलिए टाइम पर पेरेंट्स मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई। विधि को अपने सामने सर झुकाए देखकर प्रिंसिपल सर की बोलती बंद हो जाती है और वह अपने मन में सोचने लगते हैं और कहते हैं, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि मिसेज राठौर मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? वह क्या मुझे जान से मरवाना चाहती हैं? अगर मिस्टर राठौर को पता चल गया कि उनकी वाइफ मेरे सामने अपना सर झुकाए खड़ी थी तो वह तो मुझे जान से मार देंगे। फिर वह विधि को समझाते हुए बोलते हैं, मिसेज राठौर आप कैसी बातें कर रही हैं? इस मीटिंग में दोनों पेरेंट्स में से कोई एक भी आ जाए तो भी चलता है। आप नहीं आ पाई इस बात के लिए आप खुद को ब्लेम मत कीजिए। वैसे भी आपके हस्बैंड तो मीटिंग में आ ही गए थे ना, इसलिए आपका आना कोई ज़रूरी भी नहीं था। विधि वाट मेरे हस्बैंड और यहाँ पर आए थे? और मेरे हस्बैंड हैं कौन? प्रिंसिपल सर, ओह आई एम सॉरी मिसेज राठौर, मैं भूल गया था कि मिस्टर राठौर ने मना किया था आप दोनों का शादी के बारे में किसी को बताने से। पर मैं किसी और को थोड़ी, मैं तो आपको ही बता रहा हूँ ना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप दोनों की शादी को छुपा के रख लूँगा, आपकी तरह किसी और को भी नहीं बताऊँगा इस बारे में। प्रिंसिपल सर की बातें सुनकर विधि के होश उड़ जाते हैं। विधि, आप रुद्र सिंह राठौर की बात कर रही हैं? प्रिंसिपल सर, यस मिसेज राठौर, वही तो हैं आपके पति। फिर अपने मन में बोलती हैं, हद है, यहाँ पर पत्नी को ही नहीं पता है उसका पति कौन है। और मिस्टर राठौर ऐसे दिखाते हैं जैसे उन दोनों के बीच बहुत प्यार है। खैर छोड़ो, मुझे क्या। अभी वह अपनी सोच में गुम ही होते हैं तभी उनको विधि की आवाज़ सुनाई देती है और वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हैं। विधि, क्या मिस्टर रुद्र यहाँ पर रोज आते हैं? प्रिंसिपल सर, यस मिसेज राठौर, वह रोज आते हैं अपने बच्चों से मिलने, वह बहुत प्यार करती हैं अपने बच्चों से। प्रिंसिपल सर की बातें सुनकर विधि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अपने मन में बोलती है, रुद्र सिंह राठौर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। वह सिर्फ मेरे बच्चे हैं और मैं तुम्हें उसको अपने साथ कहीं नहीं ले जाने दूंगी। प्रिंसिपल सर जब विधि के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हैं तो बोलते हैं, क्या हुआ मिसेज राठौर, आप ठीक तो है ना? प्रिंसिपल सर की आवाज़ सुनकर विधि अपने सेंस में वापस आती है और कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू। आप इस बात को छुपा के रखें और किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। प्रिंसिपल सर अपना सर नीचे झुका के बोलते हैं, पूरा ध्यान रखूँगा इस बात का। विधि थैंक यू बोलकर वहाँ से तुरंत राठौर के ऑफिस के लिए निकल जाती है। विधि तकरीबन 1 घंटे के बाद राठौर इंडस्ट्रीज पहुंचती है और अपनी कार पार्क करके सीधा ऑफिस के अंदर जाने लगती है। तभी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की हेड आकर खड़ी हो जाती है। यह वही सेक्रेटरी होती है जो 5 साल पहले विधि को रुद्र केबिन में जाने से रोकी थी। विधि तो पहले से ही गुस्से में होती है और वापस उस इंसान को अपने सामने देखकर और गुस्से में आ जाती है। यह वही लड़की थी जो विधि को धक्के मार के इस ऑफिस से बाहर निकाली थी। या कोई और नहीं, रुद्र की सेक्रेटरी रीना थी। रीना विधि को देखते ही पहचान जाती है और विधि को गुस्से से घूरते हुए बोलती है, तुम सच में कितनी बेशर्मी इंसान हो। 5 साल पहले की अपनी बेइज्जती भूल गई हो क्या कि एक बार फिर दोबारा से और अपनी बेइज्जती करवाने यहाँ पर वापस आ गई? विधि, बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से नहीं भूलती हूँ और ना ही किसी को भूलने देती हूँ। और जो तुमने मेरे साथ किया था समझ लो उसका हिसाब आज तुम देने वाली हो मुझे। रीना, लगता है तुम दिन में सपने देखने लगी हो जो तुम ऐसी पागलों वाली बातें कर रही हो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मुझे रुद्र सर के पास थोड़ी सी भी गंदगी पसंद नहीं, इसलिए यहाँ से तुम चली जाओ, नहीं तो मैं गार्ड को बुलाकर यहाँ से धक्के मार के निकलवा दूंगी। विधि, यू आर राइट बेबी, तुमने सही कहा, रुद्र को अपने आसपास गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि उसके आसपास से सारी गंदगी चीज़ों को साफ कर सकूँ, फिर उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगी। रीना विधि की बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ जाता है और अपना एक हाथ उठाकर विधि को जैसे ही मारने जाती है, विधि हवा में ही उसके हाथों को पकड़कर उसके पीठ के पीछे लगा देती है। विधि, क्या यार बेबी, मैं तुमसे यहाँ कितने प्यार से बात कर रही हूँ और तुम हो कि मुझे मारने चली हो, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी कि तुम्हारी औकात कितनी है मेरे सामने। यह बोलकर विधि उसको खींच कर एक चाटा लगाती है। विधि का चाटा खाकर रीना लड़खड़ाती हुई कुछ दूरी पर जाकर गिरती है। फिर विधि उसके सामने बैठकर उसके जबड़े को पकड़कर कहती है, अगर तुम्हें सुकून से इस ऑफिस में काम करना है तो मेरे रास्ते में मत आना। और दूसरी बात, दोबारा गलती से भी तुमने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की ना
तो इस देश से ही बाहर फेंकवा दूंगी, या बोलकर वह जैसे ही उठने को होती है तभी पीछे से रीना बालों को पकड़ के नीचे गिरा देती है और खुद विधि के सामने खड़ी होकर बोलती है, तुम 5 साल पहले भी इस ऑफिस के लिए एक गंदगी थी और आज भी हो। तुम जैसी गंदी चीज़ों को मैं अपने ऑफिस में एंटर नहीं होने दे सकती हूँ। विधि भी जैसे कुछ बोलने को होती है तभी उसके कानों में मोहित की आवाज़ आती है, मैम आप यहाँ पर, और आप नीचे कैसे गिरी। यह बोलते हुए वो विधि को अपना हाथ आगे कर देता है खड़ा होने के लिए। विधि भी मोहित का हाथ पकड़ के अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और एक कदम आगे जाकर रीना के दूसरे गाल पर भी चांटा जड़ देती है। फिर मोहित की तरफ देखते हुए बोलती है, आइंदा यह लड़की मुझे इस ऑफिस में दिखाई नहीं देनी चाहिए, समझे तुम, और अगर यह मुझे यहाँ पर दिख गई दोबारा तो समझ लेना तुम्हारा उस दिन आखिरी दिन होगा इस ऑफिस में। मोहित विधि की बातें सुनते 1 मिनट के लिए चौंक जाता है, फिर अपने होश में आते हुए कहता है, मैम आप अगर इसे यहाँ पर देखना नहीं चाहती हैं तो दोबारा आपको यह यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, या मेरा प्रॉमिस है आपसे। विधि गुड, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे, या बोलकर वह जैसे ही रुद्र के ऑफिस में जाने को होती है एक बार फिर रीना उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो कि अपनी इस खूबसूरती के जाल में रुद्र सर को फंसा रखा है। यह जानते हुए भी कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है फिर भी तुम उनकी रखेल बन के रहने को तैयार हो। तुम्हें देखकर तो मुझे तुमसे घिन आ रही है। अभी वहाँ पर कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही रीना को अपने पीछे से एक गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही ऑफिस में खड़ी होकर मेरी ही वाइफ के साथ बदतमीजी करने की। समझ लो इस टाइम से तुम्हारी बर्बादी चालू हो गई है, क्योंकि तुमने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 17। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।